हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ने केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर जो इक्वेशन थी उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व की थी। कुछ और क्वेश्चन प्रॉब्लम है जिनको अपन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आरएनए इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये दे रखा है दो रिएक्शन दे रखी है अलग अलग उनके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है के फर्स्ट और के सेकंड। तो उससे रिलेटेड दो ग्राफ बना रखे हैं और फिर इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये ग्राफ पहचानो कि किसके ग्राफ हैं भाई, ये जीरो ऑर्डर के हैं, फर्स्ट ऑर्डर के हैं या फिर सेकंड ऑर्डर के हैं। तो यहाँ पे देखो टाइम का इसके कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ग्राफ देखते हो तो ये डिक्रीमेंट को दिखा रहा है। तो ये आप इसको विलहेल्मी इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसकी विलहेल्मी इक्वेशन की, तो AT इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीमेंट के साथ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है ऐसा ऐसा ग्राफ, और आपने बनाया होगा कहीं पे दिखाई नहीं होगा ऐसा। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है जो विलहेल्मी इक्वेशन से आता है। दूसरा ग्राफ देखो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ है, और कंसंट्रेशन का टाइम के साथ अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हो डिक्रीमेंट के साथ, इसमें लॉग लगा रहता, ये बन जाता फर्स्ट ऑर्डर का। इसमें अगर 1 अपॉन कंसंट्रेशन होता तो ये बन जाता किसका, सेकंड ऑर्डर का, लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ बनता। अगर मैं इसको कंसंट्रेशन टाइम को रिलेट करूं तो ऐसा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा होगा, AT इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उससे आप ये ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इससे अपन के फर्स्ट और के सेकंड की जो वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों का आप टी हाफ देख लो, इसमें टी हाफ दे रखा है जीरो ऑर्डर में भी और फर्स्ट ऑर्डर में भी, दोनों में टी हाफ दे रखा है। तो टी हाफ को आप आपस में रिलेट कर लो। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के, इसको आप फर्स्ट ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट दे रखा है इसको। दूसरी बात करें अपन जीरो ऑर्डर के अलावा फर्स्ट सॉरी फर्स्ट के अलावा जीरो ऑर्डर की, तो टी हाफ होता है ए नॉट अपॉन 2। दोनों का आप रेशियो ले लो, क्योंकि टी हाफ दोनों का इक्वल है। तो इक्वल हो तो उधर वाली दोनों क्वांटिटी भी इक्वल होगी। दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो आप इसको देखो 0.693 अपॉन के फर्स्ट इक्वल टू ए नोट की वैल्यू फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 के सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे के फर्स्ट और के सेकेंड का रेशियो देखता हूँ, के फर्स्ट और के सेकेंड का रेशियो, तो वो इक्वल आ रहा है 0.693 के इक्वल आ रहा है। इसके इक्वल आ रहा है वो 0.693 के इक्वल। तो ऐसा इसमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इधर, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन with initial concentration of the reactant as A1 A2, the half life period are T1 T2 respectively, the order of the reaction n is given by। मैंने आपको रिएक्शन डिटर्मिनेशन के 4 मेथड बताए थे। एक तो टी हाफ का बताया था, एक ग्राफिकल बताया था, ठीक है, और एक ओस्टवाल डाइल्यूशन था, और एक कंसंट्रेशन के साथ था। तो चारों मैंने आपको मेथड बता रखे, उनमें से एक का इसने पर्टिकुलर पूछा है। तो देखो टी हाफ वाले का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। टी हाफ का जो था उसमें 1 माइनस एन इक्वल टू लॉग टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय लॉग A2 अपॉन A1, ये था। इसने देखो n पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या कर लो, इसको मैं 1 को उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस n, ऐसा करना आप इसको माइनस n इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा -1। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो, log टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय log A2 अपॉन A1, और इधर ये माइनस का 1। अब इस माइनस को हटाना तो क्या करो, दोनों साइड आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो n बन जाएगा, इधर ये माइनस होगा और ये 1 प्लस में हो जाएगा। तो मैं अब इसको आगे लिख देता हूँ 1 प्लस
अब ये ऊपर वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, माइनस log T2 अपॉन T1 वाली हो जाएगी। तो माइनस को अगर हटाना तो मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T हाफ फर्स्ट अपॉन T हाफ सेकेंड डिवाइडेड बाय log, ये log भी लगा लेना, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ठीक है, तो कौन सा वाला हो जाएगा ये बी वाला, T1 अपॉन T2 और नीचे A2 अपॉन A1। नीचे वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस ऊपर वाले के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फॉर ए रिएक्शन ये दे रखी है एन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, दी प्लॉट 1 अपॉन ए वर्सेज टी गिवन ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट दे रखा है उसकी वैल्यू और स्लोप ये, दी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन विल बी। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को उससे रिलेट करते हैं। ये टी और ये 1 अपॉन ए दोनों का ग्राफ दे रखा है और इसका जो स्लोप है वो इस तरीके से है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट दे रखा है उसमें और उसका स्लोप दे रखा है। तो यहां मैं बात कर लेता हूं स्लोप की, तो ये क्या है, ये 4.0 और जो इंटरसेप्ट है इसका 1 अपॉन ए नोट वो दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 2। अब उसने पूछा है हाफ लाइफ या टी हाफ पूछी है, तो टी हाफ की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1 अपॉन ए के या ए नोट आप बोल रहे हो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो दोनों की वैल्यू दे रखी है उसने। ठीक है, 1 अपॉन ए नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आप इसको डायरेक्ट रख लो, टी हाफ इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय स्लोप की वैल्यू दे रखी कितनी 4, तो 4 से 4 ये क्या, तो कितना आ रहा है 100। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा इसका ये मोल पर लीटर सॉरी मोल इनवर्स लीटर में है और जो भी आंसर आएगा इसका सेकंड में आएगा। ठीक है भाई, यूनिट जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन जनरली वही लेते हैं, तो सारा इसमें डाटा भी सेकंड में दे रखा है तो 100 सेकंड, तो 100 सेकंड बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, half life of a first order reaction is 120 minutes, how much time it will be take to complete reaction 90%। तो देखो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जब टी हाफ का दे रखा है 120 और कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको आराम से निकाल सकते हो आप, देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये टी हाफ यानी 50% वाले का log अपन लेते थे ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे बची हुई कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आप अगर 100 ले रहे हो तो नीचे कितनी 50, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन जमाओ आप 2.303, ठीक है, और टी आपको कितना निकालना है 90% का, 90% का मतलब रिएक्शन कितनी हो चुकी है 90% हो गई रिएक्शन, आई बात समझ में। तो 90% अगर रिएक्शन हो रखी है तो उसमें जो रिएक्टेंट बचेगा वो कितना बचेगा अपने 10। अगर 90% वो कंप्लीट हो रखी है तो बचेगा कितना 10%। अब आप इन दोनों को रिलेट कर लो, ये के इक्वल है तो ये वाली टर्म भी इक्वल होगी, तो ये वाली टर्म इक्वल होगी तो आप इसको सोल्व कर लो। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये से कटा ये बचा 2, ये से कटा तो ये बचा log 10 2.303 अपॉन T1/2 log 10 की पावर सॉरी log 2 ही बचेगा, 10 की पावर log 2, और इस वाले को सोल्व करोगे तो बचेगा 2.303 अपॉन T 90% log 10। अब दोनों को आप इक्वल कर दो, तो मैं इक्वल करूं तो 303, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है इसकी 120 मिनट और log 2 इक्वल टू 2.303, ये T90 इसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, log 10 की 1 होती है, ये दोनों कट जाएंगे। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो आप इसको रख लो 0.3010 और नीचे 120, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके 1 अपॉन T90 के। तो T90 को अगर मैं
निकालता हूं यहां से, इधर लिख लेता हूं मैं T90 अगर अपन को निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 0.3010, या आप 0.3 भी लिख सकते हो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले आप इसको थोड़ा सा और इजीली कर लो, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगाऊं तो ऊपर 1200 हो जाएगा, तो 1200/3 इसको काटोगे तो कितने टाइम कटेगा, ये 400 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 400 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन आरएनएस इक्वेशन पे। ठीक है, तो आरएनएस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। देखो अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे, फैक्टर अफेक्टिंग अपन ने वहां पे सारे कारक देखे थे, और एक टेम्परेचर वाले में मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और इस इफेक्ट को आरएनएस इक्वेशन में डिस्कस किया जाता है। तो एक्चुअल में जो ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है ये अपन को क्या बताती है, अगर मैं बात करूं देखो, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आरएनएस इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, आरएनएस इक्वेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप रेट लो के अकॉर्डिंग रेट लिखते हो, तो उस रेट के अंदर कंसंट्रेशन की टर्म आती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो आप दो फैक्टर एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो किसी एक को यहाँ पे कांस्टेंट किया जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लेते हैं, तो कंसंट्रेशन वहां से हट जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो इधर अकॉर्डिंग टू रेट लो आप कंसंट्रेशन कैसे लिखते हो, मैं एक इमेजिनरी रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे वो क्या होगी, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इस ए और बी को यूनिट मान रहा हूं, इनको मैं 1 मोलर मान लेता हूं, ये इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की 1 मोलर कंसंट्रेशन रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, अब के इक्वल आएगा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी चेंज देखोगे रेट कांस्टेंट के साथ चेंज देख लो, वही उसके बराबर हो जाएगा, बराबर आ रहा है ना। तो आप इसमें जो भी चेंज निकालोगे वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता देगा। तो अपन क्या करते हैं, इस रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, एक नई टर्म और आती है आरएनएस इक्वेशन में जो है एक्टिवेशन एनर्जी, उसका भी अपन यहाँ पे चेंज देखते हैं कि उसमें भी किस तरीके से कम ज्यादा वो हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट होती है, तो उसमें टेम्परेचर के साथ उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात थी आरएनएस इक्वेशन की। अब इसने कुछ एजम्पशन माने हैं, अपन उन एजम्पशन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके एजम्पशन की। तो देखिए एजम्पशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन। फर्स्ट एजम्पशन की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं समझाऊं, तो फर्स्ट जो एजम्पशन है इसका कि रिएक्शन के अंदर जो सारे के सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ही हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल सफिशिएंट एनर्जी रखते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं, वो जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो सकती है या वो उससे ज्यादा हो सकती है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात करें अपन यहाँ पे जो एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल होते हैं उनके मिड में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्टिव मॉलिक्यूल और जो पैसिव मॉलिक्यूल है, इनर्ट और एक्टिव आप बोल सकते हो, आपस में एक दूसरे में वो रिलेट रहते हैं। तो एक्टिव मॉलिक्यूल ही है जो प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। तीसरी बात अगर अपन यहाँ पे करें तो यहाँ टेम्परेचर का अगर आप इफेक्ट देखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ी तो कोलिजन, जो कोलिजन होगी उनके मिड में वो बढ़ जाएगी, और कोलिजन जितनी ज्यादा होगी पर सेकंड
पर वॉल्यूम टाइम में जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो उतनी ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। प्रोडक्ट में जितना ज्यादा जाएगा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो बात करते हैं अपन यहाँ पे इसके एजम्पशन की। तो फर्स्ट एजम्पशन है ऑल रिएक्टेंट molecule does not participate in product formation, that is those molecule which have a minimum amount of energy which convert to the product। वही क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है ये इक्वल हो सकती है या ज्यादा हो सकती है किसके, एक्टाइवेशन एनर्जी के। ठीक है, तो दूसरे की मैं बात करूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज EA और एक्टिवेशन या एक्टाइवेशन एनर्जी। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, अगर एजम्पशन की बात करें अपन, तो यहाँ पे थर्ड जो एजम्पशन होगा उसमें एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। यहाँ मैं लिख देता हूं, द थर्मल equilibrium is present in between active and passive molecule। तो एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं पैसिव मॉलिक्यूल की, ये जैसे ही एक्टिवेशन में जाते हैं ये हो जाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल, और एक्टिव मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लॉस करके अगर पैसिव में कन्वर्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेशन। और यही एक्टिव मॉलिक्यूल है जो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब प्रोडक्ट में जाने के लिए अपने एक्टिवेशन एनर्जी या सॉरी एक्टिवेशन जो मॉलिक्यूल है उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी इनका पोर्शन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और इसका पोर्शन ज्यादा तभी होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। तो इसका फोर्थ एजम्पशन है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीजेज हो जाएगी तो इसका मतलब है एक्टिवेशन वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। भाई एनर्जी बढ़ रही है ना, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रही है तो ज्यादा कोलिजन करेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे तो ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये किधर चला जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसको नोट डाउन करिए, बात करते हैं नेक्स्ट। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर के अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है ये हाफ mv स्क्वायर होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पर सेकंड पर वॉल्यूम में वेलोसिटी बढ़ जाने से इनकी कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो कोलिजन वो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर कोलिजन इंक्रीज हो गए मतलब बार बार वो कोलिजन कर रहे हैं, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें कोलिजन इंक्रीज मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर डायरेक्ट बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन पे। देखो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन आरएनएस इक्वेशन, जो एजम्पशन माने इसको बेसिस मानते हुए इन्होंने इक्वेशन प्रपोज की है। वो इक्वेशन है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन है जिसको अपन बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे k की बात करूं तो ये रेट कांस्टेंट जो अपन को रेट ऑफ रिएक्शन देगा। अगर a की बात करें अपन, इसको बोलते हैं आरएनएस पैरामीटर, या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या अपन इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तीनों बोलते हैं, याद रखना। ए को बोलेंगे आरएनएस पैरामीटर, या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसी को अपन बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो टर्म है उससे पहले एक फैक्टर आ रखा है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। प्री का मतलब पहले, एक्सपोनेंशियल से पहले आ रखा है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं ई ए की बात करूं तो ई ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां अगर अपन बात करें आर की, तो आर होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ध्यान रखना 8.314 जूल पर केल्विन मोल, और दूसरी आर इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, सॉरी पर मोल, और अगर केल्विन में ले रहे हो तो केल्विन में। तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और दूसरी याद रखना 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये देखो मैंने सारी टर्म आपको बता रही कि मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आप जाके देखोगे तो वहां मैंने सारा यूनिट कन्वर्जन वो समझा रखा है पूरा, कैसे आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल में उलझ जाओगे। ठीक है, तो ये आप इस चीज का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं टी की, ये क्या है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, और ये जनरली आप किस में लेते हो, केल्विन में। ठीक है, ये सारे के सारे पैरामीटर है, इसको नोट डाउन करिए। फिर अपन एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें अपन कुछ और एडिशनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट देखो, अब एक्टिवेशन एनर्जी को अपन ग्राफ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब ये एनर्जी की डायरेक्शन है, ये प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन हो रही है इधर की साइड। रिएक्टेंट यहां से जितनी एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट रहती है वो एनर्जी कहलाती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और मॉलिक्यूल जो खुद अपने पास रखते हैं इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल के पास रहती है, या आप इसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो। मॉलिक्यूल के पास खुद के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। देखो इस संसार में एनर्जी और मास के अलावा कुछ नहीं है। एनर्जी और मास को देखते हुए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है E इक्वल टू mc²। एनर्जी मास में, मास एनर्जी में, कन्वर्जन चलता रहता है। तो हर एक जितनी भी थिंग्स बन गई इस संसार में, जितनी भी वस्तु है, सबके पास एनर्जी होती है। तो इनके पास भी एनर्जी होगी, खुद के अस्तित्व के लिए एनर्जी होती है। ये एनर्जी अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो ये एनर्जी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एनर्जी हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स बैरियर होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों
किसी भी टेम्परेचर पे दोनों अपने अपने एग्जिस्टेंस को रखते हैं। मैं अगर बोल रहा हूं कि रिएक्शन ये 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, इसका मतलब उस कंडीशन पे रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन आगे जा रही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि लोअर टेम्परेचर पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है, ये रिएक्टेंट स्टेबल है, जैसे मैं बोलूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 10 डिग्री पे रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट खुद वहीं रहना चाह रहा है, वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी का बैरियर होता है, वो सफिशिएंट एनर्जी अगर मिल जाती है तो ही रिएक्टेंट किस में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है। तो उस मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो एनर्जी उनके पास रहती है इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और टोटल ये जो एनर्जी होती है यहां से लेके नीचे तक, इसको बोलते हैं अपन ETH, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई बात समझ में? तो ETH ये बराबर होगी किसके, मैं लिख देता हूं, ETH ये इक्वल होगी किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के या आप इसको इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी की। ये चीज ध्यान रखना, ये इस तरीके से रिलेट रहते हैं, ठीक है। ETH टोटल एनर्जी को, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल के पास रहती है, बाकी एनर्जी रिएक्शन की कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि रिएक्शन कब होगी। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके कुछ ग्राफ वगैरह हैं, वो अपन डेराइव करते हैं कि ग्राफ किस तरीके से अपन को बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आर्रेनियस इक्वेशन K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, इसको मैं ln की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि देखो ग्राफ बनाओगे तो ई वाले पार्ट को आपको हटाना होगा, डायरेक्ट आप रिलेशन इससे नहीं निकाल सकते, थोड़ा डिफरेंट इससे आप निकालोगे तो डिफिकल्टी जाएगी। तो इसको इजी गोइंग कर ले अपन, इजी गोइंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, ln लेते हैं, या आप इसको log में कन्वर्ट कर लो। तो यहां मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, ln ले रहा हूं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ठीक है। तो इधर मैं यहाँ पे ln के इक्वल टू ln a, अब ये a इंटू बी है, इंटू में है तो किस में खुलेंगे, प्लस में, मैं खोल के लिख देता हूं, प्लस ln e माइनस EA अपॉन RT। ln या log आप अगर आप ले रहे हो और कोई पावर अगर ऊपर आ रखी है तो वो पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। तो आप क्या करोगे, ln के इक्वल टू ln a, अब पावर पे माइनस है तो माइनस EA अपॉन RT, और ये हो जाएगा ln e। ln e का मान 1 होता है, याद ध्यान रखना, ln e का मान 1 होता है, तो इसको 1 कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ln के इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट ग्राफ यहीं से बनता है। अब इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तो लॉग में क्या हो जाएगा, ln को लॉग में करेंगे तो 2.303 लॉग हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं, इसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख देता हूं 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस EA अपॉन RT। अब ये 2.303, ये 2.303, मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इक्वली 2.303 का डिवाइड कर देता हूं, तो जहां ये है वो तो कट जाएंगे, उधर नहीं है तो उधर बच जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं log k इक्वल टू 2.303, सॉरी ये तो हट जाएगा, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये बच जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट तो ये अपन ने ln और log के फॉर्मेट में इसको लिख लिया है, ठीक है। अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी अपन क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफाइन करेंगे तो उसके लिए दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। तो मैं लिख देता हूं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, इस पे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो इधर पहली इक्वेशन log K1 टेम्परेचर T1 पे, और यहां मेंशन कर देता हूं मैं T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है।
T2 ज्यादा है T1, यानी T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, एज्यूम करते हुए चलना। अब log K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A, ठीक है, और माइनस के EA अपॉन R। अब यहाँ पे सॉरी 2.303 को लिख लेना, अगर log लिख ले रहे, log आप ले रहे हो तो 2.303 और ये हो जाएगा RT1, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप log K2 के लिए लिख लो, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अपन क्या करें, चेंज निकाल रहे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो सेकंड में से आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, दोनों का चेंज निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, देखो ये दोनों को मैं घटाऊंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो मैं पहले इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप देख लेना। तो ये तो हो जाएगा ये माइनस EA 2.303 RT2। अब इस वाले को माइनस करोगे तो ये माइनस के log A इस प्लस वाले से कट जाएगा, तो और वो जो माइनस आप कर रहे हो इस माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस EA अपॉन 2.303 RT1, माइनस वाले को पीछे लिख देता हूं, और log A माइनस log B, log A अपॉन log B हो जाएगा, तो ये log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, इसको पीछे लिख देता हूं और कॉमन निकाल लेता हूं EA अपॉन 2.303 R को, तो ये क्या हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R, ये तो कॉमन हो गया, ये 1 अपॉन T1, ये माइनस में इधर पीछे चला जाएगा 1 अपॉन T2। तो एक ये इक्वेशन ध्यान में रखना, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट किस तरीके से रिलेट करेंगे, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दूसरा इसका फॉर्मेट आप लिख लेना, मैं इधर बराबर ही लिख देता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो EA अपॉन 2.303 R, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो T2 माइनस T1 इंटू T2, बोथ आर करेक्ट, दोनों आप लिख सकते हो। देखो बेटा याद रखना, ये जो इक्वेशन है इसको अपन रिलेट करेंगे क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। सिमिलर इक्वेशन आती है, यहां बस K2 अपॉन K1 आ रहा है, वहां प्रेशर आ जाएगा P2 अपॉन P1, और इधर आ जाएगी डेल्टा H यानी एंथैल्पी। आप वेपोराइजेशन की ले रहे हो तो वेपोराइजेशन की, सब्लिमेशन की ले रहे हो तो सब्लिमेशन की, जो भी आप ले रहे हो वो आ जाएगी, और बाकी सिमिलर टर्म रहेगी। जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर इफेक्ट देखते हैं अपन टेम्परेचर का, ठीक है, सोल्युबिलिटी के ऊपर, तो वहां पे क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सिमिलर इक्वेशन है, याद रखना, नोट डाउन करिए इसको, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक इक्वेशन और देख लो आप, नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो अपन ln की फॉर्म में ले लेते हैं, और टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखना। तो देखो मैं यहां पे ले लेता हूं ln k इक्वल टू ln a प्लस सॉरी माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के सापेक्ष इसको अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा d ln k अपॉन dt, यही बनेगा, dt के सापेक्ष इक्वल टू d ln a अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है, माइनस EA अपॉन R को मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगी। अगर ये अकेली होती तो इनका भी जीरो हो जाता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, टेम्परेचर को तो खुद के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, तो वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। EA अपॉन R, और ये हो जाएगा D 1 अपॉन T dt, ऐसा है। और मैंने आपको बताया था कि इधर मैं साइड में लिख देता हूं कि D 1 अपॉन x dx के सापेक्ष अवकलन करते हो
इसका रिजल्टेंट आता है -1/x²। याद रखना, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में और मैंने दिखाया भी था कि किस तरीके से वो आता है, वहां सोल्व भी किया हुआ है। तो 1/t का क्या हो जाएगा, -1/t²। तो मैं लिख देता हूं -EA/r, ये हो जाएगा -1/t²। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं लिख देता हूं dlnk/dt इक्वल टू प्लस का EA/RT²। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार ये एग्जाम आप अगर नेट गेट का एग्जाम देते हो तो नेट गेट में डायरेक्ट पूछी हुई इक्वेशन है, और ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ऐसे प्रीवियस ईयर में आप देख लेना, शायद आई थिंक इस आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा। जैसे मैंने पीवाईक्यू की सीरीज लाई है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ऐसी की ऐसी सीरीज मैंने कंप्लीट कर ली है, बना दी है, वो प्रिपेयर होके पड़ी है। बस मेरे को इंतजार है कि इसका थोड़ा बहुत पार्ट और बचा है। एक एसएसए है, इक्विलिब्रियम मेथड है, और कुछ आपके एडिशनल पीजी वाले पोर्शन में डाल रखा है। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट है, और आयोनिक स्ट्रेंथ है, और एंजाइम कैटालाइसिस है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके आरपीएससी में वो भी आनी है। प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, आपके वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरा पढ़ने के बाद लगभग 100 के आसपास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं 100 से भी ज्यादा हो, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे जैसे मैंने एटॉमिक में किए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये lnk/dt। अब मैं बात करता हूं ग्राफ की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ग्राफ की। तो देखो ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, देखो k इक्वल टू a e⁻ -EA/RT को अभी चेंज किया है किसमें, lnk इक्वल टू lna -EA/RT, और अभी चेंज किया है किसमें, log k इक्वल टू log a -EA/2.303RT। तो दोनों में ग्राफ आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। देखो दोनों में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये आप lnk ले लो, इधर आप ले लो 1/t। तो जब ग्राफ आप इस इक्वेशन को रिलेट करोगे y इक्वल टू c माइनस mx, तो c पे तो ये आएगा, y पे ये ले लो, x पे जो टर्म वेरिएबल है कौन है, टेम्परेचर, बाकी क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो आप जब ग्राफ देखोगे नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, तो नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ कैसे आता है, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, क्यों, क्योंकि यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। और नेगेटिव में आप देख सकते हो कैसे है, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा, ये 90 से ज्यादा है, और 90 से अगर टेन थीटा ज्यादा है तो नेगेटिव में स्लोप आएगा। तो स्लोप आ भी रहा नेगेटिव में, स्लोप इक्वल टू -EA/R, और ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर आएगा, ln के बराबर, याद रखना। दूसरा ग्राफ है, दूसरे ग्राफ में अगर आप देखोगे 1/t का log k के साथ, स्टूडेंट ध्यान रखना आप x और y, x पे तो 1/t आएगा, y डायरेक्शन में आप log और ln जरूर चेक कर लेना, क्योंकि 2.303 के साथ वो कंफ्यूज करता है। तो आप जब ग्राफ बनाओगे सिमिलर ग्राफ आएगा, ये हो जाएगा log a, और ये जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, -EA/2.303R। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन दूसरे ग्राफ की। नेक्स्ट ग्राफ है dlnk/dt इक्वल टू EA/RT²। इसमें भी दो ग्राफ आएंगे, आप अगर लॉग की फॉर्म में ले लेते हो तो इधर मल्टीप्लाई कर देना 2.303 से, ठीक है ना, मैंने करवाया नहीं लेकिन आप चेंज कर लेना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। ln की जगह आप लॉग लेते हो तो इधर क्या आ जाएगा 2.303, तो मैं वो भी ले लेता हूं।
डी log k अपॉन डी टी इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी का स्क्वायर। दोनों में जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। 1 अपॉन टी स्क्वायर के मिड में ग्राफ खींच रहे हैं अपन, तो इधर मैंने ले लिया और यहाँ पे आप ले लो डी एल एन के अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपके y बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ। और y बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ अगर आप देखते हो, x पे पूरी टर्म लिया आपने 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये x की टर्म हो जाएगी और m किसके इक्वल आएगा, ई ए अपॉन आर। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा आपका 0 से, ठीक है। तो स्लोप किसके बराबर आएगी, स्लोप बराबर आ जाएगी आपकी ई ए अपॉन आर के बराबर। और उधर देखते हो आप, तो उधर ग्राफ आप जब प्लॉट करोगे 1 अपॉन टी का स्क्वायर और इधर आपने लिया है डी log के अपॉन डी टी, तो ये ग्राफ सिमिलर वही ग्राफ होगा। और स्लोप अब किसके बराबर आएगी, स्लोप अब बराबर आ जाएगी आपके ई ए अपॉन 2.303 आर के। सिंपल से ग्राफ है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो एक्टिवेशन एनर्जी और उसके रेट कांस्टेंट और उसके आरएनएस पैरामीटर से रिलेटेड है। उसके 3 केस हैं, आप ऐसे बना लेना, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो 3 केस हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या है, देखो इधर एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं 0 कर दूं तब कंडीशन क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तब कंडीशन क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं पॉजिटिव कर दूं तब कंडीशन क्या होगी। तीनों कंडीशन देखते हैं। देखो ई ए आपने 0 कर दिया, ई ए आपने 0 कर दिया तो मैं बोल सकता हूं k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 0 अपॉन आर टी। तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ए ई की पावर माइनस 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। कितना आता है, 1। तो 1 आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। k इक्वल टू a, ये ऊपर वाली टर्म 0 कब हो रही है, जब टेम्परेचर आपने इनफाइनाइट कर दिया। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। अब ऐसी कोई रिएक्शन आप करवाते हो कि टेम्परेचर इनफाइनाइट पे ले गए, आपके जो टेम्परेचर इनफाइनाइट पे अगर ले जा रहे हो आप, तो रिएक्शन जिस जगह पे करवा रहे हो, जिस स्पॉट में करवा रहे हो, उसके पुर्जे पुर्जे उड़ जाएंगे, यानी ये कंडीशन सूटेबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकती, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रहती है। तो ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब ई ए 0 हो जाए इनफाइनाइट टेम्परेचर पे। तो ये कब पॉसिबल है, एट पॉसिबल एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ओनली, मीन्स टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट। टेम्परेचर किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तब ये पॉसिबल है। और जब टेम्परेचर इनफाइनाइट पे जाएगा तो वहां रिएक्शन थोड़ी करवाएंगे अपन, रिएक्शन वहां रिएक्शन करवाने के लिए अपने अपैरेटस भी तो रहने चाहिए, तभी रिएक्शन करवाओगे। तो ये वाली कंडीशन सुटेबल नहीं है, मतलब ई ए 0 नहीं होता किसी रिएक्शन के लिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ई ए 0 कब होगा, टेम्परेचर कम पे, रूम टेम्परेचर पे, या इनफाइनाइट टेम्परेचर पे। तो ये कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइट टेम्परेचर वाली, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ई ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो ई ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आप ई माइनस, अब मैं नेगेटिव रख रहा हूं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ई ए अपॉन आर टी, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में काम में ले रहा हूं, देखो अगर ई की पावर एक्स है उसका सॉल्यूशन होता है 1 प्लस एक्स, ध्यान रखना, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स होता है। अगर ई की पावर माइनस एक्स होती तो उसका सॉल्यूशन होता है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स, एक्स क्या है, ई ए अपॉन आर टी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई ए अपॉन आर टी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं k इक्वल टू ए, अब ई का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई ए अपॉन आर टी, यही होगा। तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू ए प्लस ई ए अपॉन आर टी। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि k की वैल्यू है ना वो a से ज्यादा आ रही है। भाई a के बराबर होता तब बराबर आता, लेकिन ये कुछ एडिशन टर्म आ रही है, मतलब a से तो ज्यादा ही है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू a से ज्यादा हो रही है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको कोलिजन करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही, रिएक्शन हो रही है। मतलब इस संसार में कोई रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ए क्या था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से ही ज्यादा मान आ रहा है रेट कांस्टेंट का, मतलब रिएक्शन तो अपने आप हो रही है, उसमें कोलिजन की जरूरत नहीं है। जब कोलिजन की जरूरत नहीं है तो इन थ्योरियों को क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहां लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल आपके आराम से समझ में आ रहा है, ऐसे तो कोई भी चीज रिएक्टेंट बचेगी नहीं, सारे ही प्रोडक्ट में चले जाएंगे जब एक्टिवेशन एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं दूसरे वाले टर्म की, ई ए पॉजिटिव हो, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ई की पावर माइनस एक्स का सॉल्यूशन होता है 1 माइनस एक्स, ठीक है, जैसे इधर प्लस में उधर माइनस में। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए 1 माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आप देखोगे तो ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये के इक्वल आ रहा है। अब यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि के का मान ऐसे छोटा ही आएगा, के का मान ऐसे छोटा ही आएगा, के का मान ऐसे छोटा होना भी चाहिए भाई, ऐसे तो छोटा ही होना चाहिए ना। आई बात समझ में? मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो ये पॉसिबल है। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? के का मान, सॉरी, के का मान क्या है? छोटा है किससे? ऐसे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ई ए पॉजिटिव किस कंडीशन पे रहता है? ई ए पॉजिटिव पे जो कंडीशन आती है वो आपसे पूछ लेता है कि ये बराबर होगा, ऐसे ग्रेटर देन दे देगा, ऐसे लेस देन दे देगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि ई ए पॉजिटिव पे के का मान हमेशा ए से छोटा ही होगा। तो ये 3 कंडीशन थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन प्री एक्सपोनेंशियल, जो एक फैक्टर इसमें दे रखा है उसकी, ठीक है। तो यहां मैं डाल ही देता हूं सीधा, एक ही बात करते हैं अपन। इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या बोलते हैं अपन इसको आरेनियस पैरामीटर, या इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी या ये जो पैरामीटर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है पर यूनिट सेकंड, सॉरी पर सेकंड पे पर वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रही है, वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिख देता हूं, द नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी देख लेते हैं। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो, आर टी की जो टर्म दे रखी है वो है एनर्जी की यूनिट। किसकी? ध्यान रखना, आर टी भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, ऊपर भी क्या है? एनर्जी। तो दोनों कट जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे इस इन दोनों का आप जब भी देखोगे तो ये जूल पर मोल में आएगा, और ये भी किसमें आती है? जूल पर मोल में। ध्यान रखना, आर टी का मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो होगा जूल पर मोल। आपको पता है आर का मान क्या होता है? आर का मान क्या होगा? किसमें होगा? जूल पर मोल केल्विन में। लेकिन टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो जूल पर मोल ही बचेगा। ऊपर ई ए भी किसमें आता है? जूल पर मोल में आता है। तो जूल पर मोल से जूल पर मोल कट जाएगा, तो जूल पर मोल कट गया। अब किसके बराबर? के की यूनिट आएगी ए के बराबर। किसके बराबर आएगी? ए के बराबर। तो के की यूनिट ए के बराबर आएगी। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट बात करें अपन इसकी यूनिट, तो आप बखूबी जानते हो, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। इसमें हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगी सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी मोल, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। ध्यान में रखना है, तीनों के लिए आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट की। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये निकाला जाता है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशियो, और वो कितने से सेपरेट होने चाहिए, 10 डिग्री या 10 केल्विन का अंतर रहना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट different temperature which separated by 10 degree centigrade or 10 Kelvin is known as temperature coefficient। ठीक है, इसको आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, जनरली अल्फा से इसको डिनोट कर देते हैं, तो आप उसे डिनोट कर सकते हो। तो 10 डिग्री या 10 केल्विन का उसमें डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या मैं बात करूं रेट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो उसको कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू के, ये कोई सा भी टेम्परेचर दे रखा है, उस पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो तो सेंटीग्रेड वाला ज्यादा है, के टी डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, यानी ये तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, आपने इसको 10 डिग्री बढ़ा दिया तो टी प्लस 10 डिग्री पे ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये लगभग निकल के आता है 2 to 3 टाइम। कितना निकल के आता है, ये 2 to 3 टाइम निकल के आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 से 3 गुना तक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एक्यूरेट की मैं अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट जनरली ये 2.3 के आसपास आता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, 2 से 3 गुना तक। ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है तो मेंशन करता है 10 डिग्री बढ़ाने पर ये 2 गुना बढ़ जाता है, तो इतने डिग्री बढ़ाने पर कितना गुना बढ़ेगा वो मेंशन करके देता है। आई बात समझ में? ये बात हुई टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज ln इक्वल टू -2000 अपॉन t प्लस 6.0, द वैल्यू ऑफ EA इन किलो कैलोरी विल बी। इसने देखो किलो कैलोरी में पूछा, तो R का मान ध्यान रखना, आप किसमें लोगे ना। देखो पहले आप इसको इमेजिनेशन में लाओ, ये आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा है ln के की फॉर्म में। तो आप क्या करो, ln के इक्वल टू माइनस, ये मैंने लिख दिया इसको। अब आप खुद वाली इक्वेशन लिखो जो आप पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, ln a माइनस EA अपॉन RT। ध्यान रखना ln की फॉर्म में ले रहे हो तो 2.303 नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब रिलेट कर लो, ये इसके इक्वल है तो ये वाली टर्म इसके इक्वल, इसने पीछे दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल है। रिलेट करो इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप रिलेट करो। ये वाली टर्म इसके बराबर है, ये वाली टर्म इसके बराबर है, जो पूछी है उसको निकाल लो। क्या पूछा है उसने, EA, तो ये माइनस EA अपॉन RT बराबर होगा किसके, -200 अपॉन T के। T से T कटा, माइनस से माइनस कटा, तो ये क्या आ जाएगा, EA अपॉन R इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसने किलो कैलोरी में पूछा तो R का मान कितना होता है, 2 कैलोरी, यही होता है पर मोल केल्विन। ठीक है, तो EA क्या हो जाएगा, यहां अगर मैं बात करूं EA का, तो ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 किलो
सॉरी किलो में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपन इसको लिख लेते हैं उसकी टर्म में, कैलोरी, और जो भी लिखना चाहते हो पर मोल में हो तो पर मोल में हो जाएगा, क्योंकि पर मोल में आती है वो, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। किलो में कन्वर्ट कर लो, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल है, कौन सा वाला, सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन नेट में पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है, गेट में पूछा हुआ है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 30% इन 30 मिनट एट 100 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी 100 केल्विन, एंड 10 मिनट एट 300 केल्विन। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है जो 30% 100 केल्विन पे होती है तो 30 मिनट का टाइम लगता है, और 300 केल्विन पे हो रही है तो 10 मिनट का ही टाइम लगता है 30% में जाने के लिए। बट टाइम कम लगेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है तो कम टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो वो पूछ रहा है कि अब इस कंडीशन पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। दो टेम्परेचर दे दिए, दो टाइम दे दिया, दोनों टाइम की हेल्प से आप निकाल लो इसका क्या, रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको बखूबी पता है K इक्वल टू, ध्यान से सुनना, K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स, ऐसा ही होता है, सिंपल सी है। अब 30% के लिए तो दोनों वाली टर्म बराबर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, के टी के इनवर्सली हो रहा है, मेरे को तो बस के और टी का रिलेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि के इनवर्सली होता है 1 अपॉन टी का, सिंपल सी बात है। तो दो रिलेशन बन रहे थे, K1 T1 और K2 इनवर्सली T2, क्योंकि देखो दो टाइम दे रखे हैं, उसकी हेल्प से आप K1 K2 निकालोगे। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूं K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2। ये इस रिलेशन में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। अब दो टाइम का रेशियो दे रखा है, दोनों को रख दो आप। इनिशियल T1 टाइम कितना दे रखा है 30, दूसरा वाला कितना दे रखा है 10, तो K2 अपॉन K1 की जगह में क्या रखूंगा 30/10, यानी ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मैं यहां रख देता हूं, इक्वेशन क्या होती है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 2 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब आप सोल्व कर लो, K2 अपॉन K1 कितना दे रखा है log 3, और इधर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 300 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 200, और नीचे कितना आएगा 100 गुणा 300, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना बचेगा, ये 50, तो 5 ही 15, 150 हो जाएगा। तो 150 हो जाएगा, तो मैं इसको इधर निकाल लेता हूँ, EA बराबर आएगा log 3 इंटू 2.303 इंटू 8.314, और इंटू में मैं लिख देता हूं इधर, ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आई थिंक ये वाला है, ठीक है ना 1.3। आप सोल्व कर लेना, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, इसको सोल्व कर लेना आराम से, आंसर आ जाएगा। बस प्रोसीजर आपको पता रहना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप आई है इसमें। टाइम की हेल्प से आप क्या निकालोगे, रेट कांस्टेंट को निकालोगे, और हर एक रिएक्शन के लिए इनवर्सली ही होता है, कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख लो आप, ठीक है, ऐसे ही वो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो आप देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी विद द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिलेशन। नेट का क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा है, ठीक है। मैं ये उनके लिए भी है जो इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ उसकी भी कर रहे हैं, आपके भी सिलेबस में है ये, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के में भी है ये, आरएनएस इक्वेशन उसने मेंशन कर रखी है और उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इसने क्या पूछा है, एलएनटी हाफ का रिलेशन पूछा है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर का पहले तो टी आपका फॉर्मूला लिखो, कितना होता है 0.693 अपॉन के, और के का
आर्हेनियस इक्वेशन के साथ रिलेशन पता है आपका, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन इसका k इक्वल टू क्या होगा a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये ऊपर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, प्लस में हो जाएगी। अब एल लेना है, दोनों साइड ले लो, तो एल इधर लेता हूं तो एल टी हाफ हो गया, इसका एल कितना हो गया 0.693 अपॉन ए हो गया, ये पावर है आगे आ जाएगी, प्लस में है तो प्लस ई ए अपॉन आर टी, और एल एन ई तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टी हाफ डायरेक्ट देख रहे हो आप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टी के, दिखाई दे रहा है ऐसा कहीं पे, एल एन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी, सही है, यही होगा, दिखाई दे रहा है साहब 1 अपॉन टी है, ध्यान से देखना, इसमें अलग अलग टर्म दे रखी है, इसमें टी स्क्वायर भी दे रखा है, तो टी स्क्वायर नहीं है 1 अपॉन टी है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा स्टेप इसने फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ में इसको डाल दिया के की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर, द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन P प्लस Q, ये कोई रिएक्शन है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, इज एक्सप्रेस्ड एज, ये एक्सप्रेस कर रखा है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एनर्जी एंड, क्या पूछा इसने, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एनर्जी एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एट 270 डिग्री केल्विन। आई थिंक मेरे हिसाब से इसने एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, रिएक्टेंट एनर्जी, हाँ एनर्जी है ना, रिएक्टेंट एनर्जी, एक्टिवेशन और हाफ लाइफ, देखो इसने दोनों चीज पूछ ली, एक तो हाफ लाइफ पूछी है और एक पूछी है इसने एनर्जी, तो दोनों निकाल सकते हो आराम से, दोनों आप आराम से निकाल लेना, कैसे निकलेगी, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, दोनों का आप रिलेशन आराम से बना, देखो अब log में लेना है क्योंकि डाटा किस में दे रखा है, log में दे रखा है, तो log इसको आप जब कंपेयर करोगे तो माइनस ई ए अपॉन ये जो आर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी है, ये इक्वल आ रहा है किसके, माइनस के 3000 बटे टी, टी से टी कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ई ए की वैल्यू क्या जाएगी 300 इंटू 2.303 इंटू 8.314 में आप इसको ले लो, तो ये तो ई ए की वैल्यू आ गई, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 8.314 किस में लिया है, जूल में लिया है। अब ई ए निकल गया, ई ए निकल गया तो आप अब क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो के को, आई बात समझ में, आप के को निकाल सकते हो, जो भी टर्म आएगी के की वो आ जाएगी, फिर आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो सिंपल सा है, 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब खोलना, उसमें पीछे लॉगरिथम की सारी चीजें बता रखी है आपको। एंटी लॉग जब भी आप लेोगे तो एंटी लॉग में ध्यान रखना, जो भी टर्म आती है, ऐसे मैं बता देता हूं थोड़ा, जैसे log k इक्वल टू आ रहा है 10, एज्यूम करो इसमें आएगा, ठीक है ना, तो ये 10 आ रहा है, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूं तो k बन जाएगा 10 की पावर 10, जो भी रहता है 10 की पावर पे चढ़ जाता है, ऐसे लिया जाता है एंटी लॉग, ठीक है, तो एनर्जी आ गई, तो जब आपको यहां से k मिल जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर किसके लिए पूछा, सेकंड ऑर्डर के लिए, जब k मिल जाएगा तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना, भाई k मिल गया ना, तो k मिल गया तो इसका t आप भी निकाल सकते हो, ठीक है, concentration of both reactant and where is the concentration of both reactant and energy, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी इसमें, एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं क्वेश्चन में आधा अधूरा तो नहीं छपा है, आई थिंक मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन देनी चाहिए, मैं देख लेता हूँ, कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी रिएक्टेंट की, ठीक है ना, 0.05 दे रखी है, लिख लेना आप, ये दे रखी है 0.05 दे रखी है बस, ठीक है, अब हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी थी, ई ए निकाल लिए, ई ए की हेल्प से के ये निकल जाएगा और यही आएगा, मैंने निकाल भी दिया है, ठीक है ना, आंसर ये आएगा, आप निकाल के देख लेना, जब के की वैल्यू पता चल गई तो टी हाफ क्या होता है 1 अपॉन के ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है
के का मान आपने निकाल लिया तो टी आप निकल जाएगा आराम से, सिंपल है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखो द स्लोप ऑफ द प्लॉट ln k वर्सेस 1/t इज फाउंड टू बी, ये दे रखा है द EA ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो स्लोप दे रखा है, ये पूछा। देखो ln k और 1/t का ग्राफ है, तो कैसे बनाओगे 1/t, ये ln k, ठीक है। कैसे जाएगा ग्राफ, नेगेटिव स्लोप के साथ, ऐसे किसके बराबर, स्लोप इक्वल टू माइनस EA अपॉन r, ठीक है। और इसने दे रखा है कितना, -255 इंटू 10⁴, माइनस से माइनस कटा तो EA इक्वल टू क्या जाएगा 2.55 इंटू 10⁴ इंटू r, जो भी आ रहा है मान r के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। क्वेश्चन में जूल में पूछता तो जूल में रख देना, केल्विन में सॉरी कैलोरी में पूछता तो कैलोरी में रख देना, सिंपल सा क्वेश्चन। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो उसने स्लोप दे दिया, अब स्लोप आपको इसके बराबर पता नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी आप किस तरीके से निकालोगे, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी में एक चीज याद रखना, पर्टिकुलर एक रेट कांस्टेंट नहीं होता। एक रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन का आएगा वो मल्टीपल के साथ आएगा, मतलब कोई और रेट कांस्टेंट भी उसके साथ रहेगा। एज्यूम करो मैं यहां पे लेता हूं फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय फॉलोइंग माइनर, वो क्या है, देखो के आर किसी रिएक्शन के लिए ये है K1 K3 अपॉन K2। अब ये K1 K2 K3 क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो मल्टी स्टेप में ये किसी एक का रेट कांस्टेंट होगा, ये किसी दूसरे का होगा, किसी, इन सब को मिला के अपन ने क्या बोला है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बोला है। ये भी किसी न किसी पे डिपेंड करता है। तो अब अपन को इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो इधर सब रेट कांस्टेंट जो हो गए वो सबके सब AE⁻⁻ के बराबर होंगे, सबके सब, ठीक है। तो सबको रखते हैं अपन, तो सबको अगर अपन रखेंगे तो देखो इधर KR मैंने लिया K1 K3 अपॉन K2, अब मैं इधर रख रहा हूं, ये हो जाएगा AE⁻⁸ यही होगा बराबर, इधर K1 रख लेता हूं, AE⁻⁻ लिखूंगा मैं इसको, ठीक है भाई, फर्स्ट वाले के लिए 1 होगी अपॉन RT, टेम्परेचर फिक्स है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, इनटू में है तो आप क्या लिखोगे AE⁻⁻ अपॉन RT, फिर डिवाइडेड बाय K2 कितना हो जाएगा AE⁻⁻ अपॉन RT, यही होगा। और इन सबको आप दे लेना, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, इस ए से ये ए कटा, इस ए से ये ए कटा, ए तो हट गया पूरा का पूरा। अब बचा क्या EE अपॉन RT इक्वल टू, देखो ये माइनस में इसको ऊपर ले जाऊं तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो E फर्स्ट अपॉन RT E⁻⁻ अपॉन RT। अब ये E की पावर किस में हो गई, प्लस में हो गई, क्या हो गई EA2 अपॉन RT, ये चीज ध्यान रखना। अब सबका आधार सेम है, जब सबका आधार सेम होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा E⁻⁻ अपॉन RT इक्वल टू, सबका आधार सेम है, बिल्कुल सेम है, घातों को जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया -EA1 अपॉन RT, और ये क्या हो जाएगा -EA3 अपॉन RT, ये हो जाएगा EA2 अपॉन RT। तो इसमें देखना, ये जब बेस ही सेम हो गया तो घातें भी बराबर होगी, जब घातें बराबर होगी तो दोनों को क्या करते हैं अपन, इक्वल रख देते हैं। तो इक्वल किस तरीके से रखेंगे, देखो इधर मैं यहां ले लेता हूं, दोनों को इक्वल रखते हुए कैंसिल हो गया, देखो इधर सिंपल है बिल्कुल।
अपन क्या करें, माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर क्या हो गया, माइनस ई ए वन अपॉन आर टी माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी प्लस के ई ए टू अपॉन आर टी, ये हो गया। तो माइनस में क्या करता हूं, दोनों में कॉमन लेके माइनस को हटा देता हूं। तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बस साइन चेंज कर देना तो क्या हो जाएगा। और ध्यान रखना दोनों साइड से वन अपॉन आर टी कॉमन निकालूंगा तो सारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ई ए इक्वल टू ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेट गेट असिस्टेंट प्रोफेसर सब में पूछा हुआ है और आपके भी सिलेबस में दे रखा है, ऐसा पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। और हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा आ रखा हो तो वहां देख लेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो इधर, अब मैं कुछ यहाँ पे रेट कांस्टेंट लिख रहा हूं, उनके आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं, सिंपल सा है बिल्कुल। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, देखो के आर इक्वल टू के वन डॉट के टू डॉट के थ्री है, के आर इक्वल टू के वन के थ्री की पावर वन बाई टू, के टू के आर इक्वल टू है के वन के थ्री की पावर वन बाई टू अपॉन के टू, और एक में के आर इक्वल टू के थ्री, ऐसा रहेगा। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, तो आपको पता ही है। देखो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, इतनी माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है, मेथड मैंने आपको बता रखा है सिंपल तरीके से सोल्व करने का, किस तरीके से आपको सोल्व करना। देखो के आर बराबर के वन के टू के थ्री, कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ के कैसे लिख दोगे, ई आर बराबर आएगा ई ए वन प्लस ई ए टू प्लस ई ए थ्री, घर पे बैठ के सोल्व कर लेना, यही आएगा। मल्टीप्लाई में दे रखा, प्लस में जोड़ दो, बटे में है माइनस में आएगी, ठीक है, नीचे बटे वाली किस में आएगी, माइनस में, घात है आगे लिख देना, जो भी एनर्जी लिख रहे हो आगे लिख देना। कैसे लिखोगे, जैसे देखो k1 की पावर 1/2 है, बिल्कुल 1/2 है, मैंने लिख दिया e a1 ऐसे। नीचे ये k3 किस में है, नीचे की साइड है तो माइनस में आएगा, लेकिन 1/2 के साथ आएगा, तो माइनस के 1/2 e a3, और k2 किस में आएगा, प्लस में आएगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें देखो k1 बिल्कुल ये लिख दिया मैंने e a1, इसकी पावर है ऊपर ही है तो प्लस में आएगा, पावर आगे आ जाएगी कैसे, 1/2 e a3, नीचे है किस में आएगा, माइनस में e a2, सिंपल है। इसको देखो, इसका तो बराबर हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, e a बराबर आ जाएगा e a3 के बराबर, तो सिंपल सा है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना, बिल्कुल इजी तरीका, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल है, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। देखो ये आरपीएससी में, नेट गेट सब में पूछा हुआ है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट reduced to 1/4 of a initial concentration in 10 minutes, the rate constant of the reaction। उसने बोला है कि रिएक्शन की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो 1/4 रह जाती है, तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, 75%। आई बात समझ में, रिएक्टेंट 1/4 रहा है तो मतलब 75%, और 75% हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिएक्शन टी हाफ अगर आप निकालोगे, ध्यान से इसको तरीके से भी कर सकते हो आप, इस रिएक्शन का टी आप कितना हो जाएगा, 10 मिनट तक वहां पहुंच रही तो 2 टी आप के बराबर होगा भाई, 50% में एक टी आप, दूसरे में दूसरा टी आप, और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कौन सी रिएक्शन बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या होगा, के इक्वल टू 2.303 टी log a अपॉन a माइनस एक्स, 2.303 टी कितना दे रखा है, 10 log इनिशियल कंसंट्रेशन 100,
कितनी हो गई है रिएक्शन या कितनी बची है, सिर्फ 25 बची है। बची हुई कंसंट्रेशन लिखते हैं नीचे, तो 25 से कितने बार, 4 बार, तो 2.303 10 log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 आगे मतलब पावर आगे आ जाएगी, तो 2 गुणा 0.3010, ठीक है। तो ये कितने टाइम कटेगा, ये 5 टाइम, ठीक है। 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 0.1386 है ना, शायद इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं ना, दोनों ही सेम ही है, तो आंसर इसका ये होगा ना, ये भी सेम ही दे रखा है, ठीक है। तो आराम से निकाल लोगे, 5 का भाग देना और कुछ नहीं देना, आराम से निकल जाएगा। 0.1386 मिनट इनवर्स में ना, दोनों ही सेम हो गए तो दोनों ही आंसर। नेक्स्ट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 99.9% इज इक्वल टू, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, घर बैठ के इसको आराम से सोल्व करना। इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये 10 T हाफ के बराबर होता है। और कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, T 99% ये जब होगी तो 2.303 के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोलिक्यूल, कितनी हो गई T 99.9, बची कितनी 0.1 बचेगी, 0.1 बच जाएगी। दूसरी में बात करूं T50, T हाफ के साथ पूछा है ना, तो T50 पे क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लोग। आई बात समझ में, तो आराम से आप इसको सोल्व कर लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 10T हाफ, दोनों को डिवाइड करके देख लेना। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आप आराम से, या डिवाइड करके नहीं देखो तो आप के की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके देख लेना, T 99% और T50 में रिलेशन आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी बताया था। तो 10T आपके बराबर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखना इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और रिएक्शन, एक और क्वेश्चन है, फॉर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द स्ट्रेट लाइन अमोंग द फॉलोइंग। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ सेकेंड ऑर्डर के अंदर किस किस के मिड में आता है, साफ दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। इक्वेशन लिख देता हूं, 1/AT इक्वल टू KT प्लस 1/A0 टाइम, और 1/x से इसने कंसंट्रेशन को रिप्लेस किया तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला देगा, 1/x वर्सेज टाइम। ये दिसंबर 2018 के नेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सिंपल से। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, और उसका इंप्लीमेंट आगे जो भी आप रिएक्शन पढ़ोगे फोटोकेमिकल और एंजाइम कैटालाइसिस, उन दोनों में काम में आने वाली है। तो 2-3 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको PYQ करवाऊंगा सारे के सारे। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।